जो दूसरा ऋण है वो 12वें भाव से बन रहा है। 12वां भाव में राहु के शत्रु, तो 12वें भाव में यदि सूरज, मंगल और शुक्र, अब नेट सल में समझे तो जो राहु जिनका शत्रु है, शुक्र, मंगल, सूरज, ये ऋण कौन सा है? इसे अजन्मा ऋण कहते हैं। अजन्मा ऋण जिसका जन्म ही ना हुआ हो अभी तक। अब देखो यहाँ पर भी एक कंट्राडिक्शन है। लाल किताब कहती है कि शुक्र 12वें में हो तो उच्च का होता है। वैदिक किताब भी कहती है कि शुक्र 12वें में हो तो बहुत अच्छा होता है, सुख देता है हर पल। और मैं एक ऐसा ज्योतिषी जिसने यूट्यूब पर कहना शुरू करा, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए उससे कष्ट आता है। बेशक अपवाद के रूप में कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि मंगल 6ठे भाव में, शनि 8वें भाव में और शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छा होता है। पर जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ और लोगों की कुंडलियों में अध्ययन करता हूँ, तो वैसे तो हर ज्योतिषी के लंबे अनुभव होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो 15-15 सालों से जुड़े हैं, उनसे पारिवारिक रिश्ते हो जाते हैं और उनके घर परिवार की हर चीजों का हमें मालूम होता है। परिवार के हर सदस्य की कुंडली हमारे पास होती है, तो वो समय समय पर अपने बारे में अपने अनुभव बताते रहते हैं। ऐसे में ये पता चलता है, जो शास्त्र में ये बात लिखी गई है, ये किसी विशेष कॉन्टेक्स्ट में की गई है। पर इसका मतलब ये नहीं मान लेना जी ये बहुत बढ़िया होती है। ऐसा मानना, और नए स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा है। और कई तो फेसबुक के ऊपर तो झगड़ा कर लेते हैं। तो कई बार मैं देखता हूँ, मैं तो खैर फेसबुक पे वगैरह का लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है, ना मैं उन लोगों से मुकाबला कर सकता। वे उच्च स्तर के ज्योतिषाचार्य होते हैं, तो वहाँ मैं टिक नहीं पाता हूँ। तो वो बेचारे अगर कोई कह दे कि शुक्र 12वें में जी ये ठीक नहीं रहा, तो वो उससे झगड़ पड़ेंगे कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। तो कई बार मुझे मुर्गों की लड़ाई देखने का अ, अनुभव प्राप्त होता है। तो फिर भी मैं आप लोगों को कोई बात गलत नहीं बताऊँगा, चाहे मुझे उसके लिए क्रिटिसाइज़ ही होना क्यों पड़े, वो करते हैं करें। पर मैं एक ही बात कहूँगा, 6, 8, 12 में जो भी ग्रह आ जाता है, उसका संबंध पास्ट लाइफ से के नेगेटिव कर्मा से ज़्यादा होता है। चाहे वो शुभ ग्रह हो, चाहे वो अशुभ ग्रह हो। तो यहाँ पर भी शुक्र 12वें में, अब स्वयं लाल किताब कह रही है, ये अजन्मा ऋण है। इसका मतलब जैसे किसी की भ्रूण हत्या करवा दी जाती है, कि बच्चा हुआ नहीं और उसको भ्रूण हत्या करवा दी, ताकि आपने देखा होगा बड़े-बड़े खानदानों में प्रॉपर्टीज़ की लड़ाइयाँ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ की लड़ाई को लेकर के या खुद बादशाह बनने के चक्कर में या खुद मालिक बनने के चक्कर में घर की महिलाओं के साथ ऐसी अन्यायपूर्वक षड्यंत्र कर दिए जाते हैं। किसी को मार दिया जाता है, किसी को ज़हर दे दिया जाता है, किसी का बच्चा गिरा दिया जाता है। वो सब चीज़ें अजन्मे ऋण के बारे में होती हैं, कि जन्म लेने से पहले ही किसी के साथ अत्याचार करके उसको समाप्त कर दो। अब ये समस्या उन लोगों के साथ भी है जो अंडे खाते हैं, जिन्हें इस बात का नहीं पता। और एक लाल किताब है जिसने अंडों के बारे में भी लिखा है, क्योंकि अंडे भी एक प्रकार से बच्चा पैदा होने से पहले की स्थिति है। अगर आप उसकी डिटेल में जाएँगे, तो आप पाएँगे कि आप भी एक प्रकार का ये भी पाप कर्म कर रहे हैं। अगर आप इस अंडे को नहीं खाते, तो इससे एक चूजा पैदा होना था, और चूजा यानी कि एक जान, एक जीव, वो पैदा होना था। कुछ लोगों ने या कुछ मार्केटिंग वालों ने इसे शाकाहारी कह कर के
इसका खूब प्रचार प्रसार किया और हमारे देश के लोगों को बड़ा शाकाहारी बना दिया इस टाइप से। तो ये चीज गलत है। लाल किताब अंडे खाने के मामले में अंडों को बुध ग्रह से जोड़ती है और बुध ग्रह को कहीं ना कहीं खराब हुआ मानती है। जिन लोगों का बुध ग्रह खराब होता है उन लोगों को भूल करके भी अंडे नहीं खाने चाहिए। इसलिए कुछ लोगों के लिए अंडे बैड हेल्थ का कारक भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए। ये मैं आपको बता दूं। सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत सारे हो सकते हैं। मोनिका जी लिख रही है अनफर्टिलाइज। अब मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, अंडे कैसे भी आए, फर्टिलाइज आए अनफर्टिलाइज आए, अगर आप उसके रूट कॉज में जाएंगी, उसके प्रोसेस में जाएंगी, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, चाहे वो फार्म हाउस में डेवलप हो रहे हैं, आपको जान के हैरानी होगी पूरे साल में मुर्गी नेचुरल वे में 6 से 8 अंडे ही देती है पूरे साल भर में, और वैसे वो रोज ले रहे हैं। वो महीने में 20 अंडे ले लेते हैं, 24 अंडे ले लेते हैं। आप सोचिए जो बेचारा पूरे साल में इतने अंडे दे और एकदम से उसकी प्रोडक्शन बेचारे की 5 गुना 10 गुना कर दी जाए, तो उसका शरीर के क्या हालात होते होंगे। तो जैसे पहले होता था, महिलाओं के साथ भी अत्याचार ही होता था, इतने सारे बच्चे हो जाते थे और उनको फिर बाद में बुढ़ापे में पता नहीं कितने तरह की पेन्स और शिकायतें हो जाती थी, तो शरीर कमजोर हो जाता था। उन घरों के लिए तो सब अच्छा है कि जहाँ पर खान पान का बड़ा अच्छा जबरदस्त हिसाब हो, अन्यथा जो गरीब घर होते हैं थे वो बेचारे, उनकी महिलाएं बहुत खराब हो जाती थी। तो इसी प्रकार से ये चीज भी है। खैर वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरी कोई उनके साथ लड़ाई नहीं है अंडे बेचने वालों से, तो वो आप जाने, आपका काम जाने। तो यहाँ पर 12वें भाव में सूरज, शुक्र और मंगल, इन तीनों में से कोई भी ग्रह होगा तो अजन्मा ऋण होगा, और इसका संबंध राहु से है। यहाँ पर बैठने वाला ग्रह अपने कारकत्व की समस्या में फंस जाएगा, यानी अपनी कारक चीजों के अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है सूर्य के साथ। 12वें भाव में किसी का सूर्य हो तो ये समझ लेना उसको ना तो घर में क्रेडिट मिलता है ना घर के बाहर क्रेडिट मिलता है। अगर उसकी कोई भी लड़ाई झगड़ा गवर्नमेंट के साथ हो जाए तो बड़ी भारी समस्या का सामना उसको करना पड़ता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, घर बार हर जगह उसके साथ समस्या बनी रहती है, और किस टाइम पर उसका अचानक से कॉन्फिडेंस लूज हो जाए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग खुल कर के कहते हैं कि हम सब कुछ सही सही काम कर रहे होते हैं, पर अचानक से काम करते करते हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और खास करके ऐसे लोगों को ज्यादा लोगों के बीच में बोलना पड़ जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है। स्टेज फ्राइट नाम की एक मानसिक बीमारी होती है। स्टेज फ्राइट कहते हैं कि ज्यादा लोगों के बीच में स्टेज पे जाकर के बोलना उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होता है। तो ये भी एक सूर्य का दुष्परिणाम है। पति पत्नी को अलग थलग कराने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी पति पत्नी किसी मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअल रीजन से अलग होते हैं। स्पिरिचुअल रीजन से मेरा यहाँ पर तात्पर्य है, अगर पति पत्नी में से कोई भी एक दूर स्थान पर जाकर के जब रोजगार करने लग जाता है, कभी देखा होगा पति विदेश चला गया या पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, एक की उठा करके ट्रांसफर कर दी है, तो उनसे क्या हुआ कि उनसे उनके दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब ये ध्यान रखें, जिसके भी 12वें में सूर्य, मंगल, शुक्र होंगे, ये तीनों ग्रह में से कोई भी होगा, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बेड प्लेजर पर इम्पैक्ट पति पत्नी के बीच में आएगा ही आएगा। लिख लिया, नोट कर लिया। तो ये एक प्रकार का दोष है। अब इसमें
नुकसान तो होता है इन 3 ग्रहों का ही। बाकी में आपने देखा होगा कि जड़ में जब उसके विपरीत ग्रह आकर के बैठते हैं तो ऋण बनता है, और जिसकी जड़ में आके बैठते हैं वो ग्रह कमजोर हो जाता है। जैसे मैंने कहा 10वें भाव में सूर्य आके बैठे, चंद्रमा आके बैठे या मंगल आके बैठे तो शनि को डेंट लग जाता है। पर ये एक इकलौता वो हिसाब किताब है जहां राहु को डेंट नहीं लगता, बैठने वाले ग्रहों को डेंट लगता है। जैसे 2, 5, 9, 12 में कोई पाप ग्रह बैठे तो बेचारा बृहस्पति फंस जाता है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। तो हर एक में आपने देखा होगा जहां से ऋण बन रहा है तो जड़ वाला ग्रह मालिक है, जो जड़ में जब भी कोई अशुभ ग्रह बैठेगा या शत्रु ग्रह बैठेगा तो जो मालिक होगा उस पर डेंट लगेगा। पर ये एक ऐसा है जहां पर राहु को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे ये 3 ग्रह फंस जाते हैं। अगर मंगल 12वां हो तो भी ये पति पत्नी के बीच में झगड़े का विशेष कारण बनता है। पति पत्नी में मार पिटाई होना, अलगाव की स्थितियां उत्पन्न करना या एक से अधिक संबंध क्रिएट होना 12वें मंगल के अंदर ऐसा पॉसिबल है। शुक्र भी ऐसा ही काम करता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट कर देता है। तो ये अजन्मा ऋण की कहानी है। तीनों ग्रह, तीनों में कोई भी बैठ जाए वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। अब आगे चलते हैं अगले उसके ऊपर, फिर बाद में चर्चा करेंगे आप लोगों से। दैवीय ऋण या दरगाह का ऋण। अच्छा, उपाय भूल गए इसका। हम जी कह रहे हैं उपाय। उपाय बहुत आसान है। यहाँ राहु देवता को शांत करो, राहु जी महाराज को शांत करो। यहाँ राहु की ताकत बढ़ जाती है। ये सब होने से राहु इन ग्रहों को चलाना शुरू कर देता है। जैसे कि सूर्य अगर आएगा तो राहु जो है सूर्य को खराब कर देगा। मंगल होगा तो राहु मंगल की ऊर्जा को ले लेता है और मंगल को अपने इशारों पे चक्करों पे नचाता है। शुक्र 12वें में आएगा तो राहु शुक्र की ताकत को ले लेता है और शुक्र को गलत तरीके से चलाना शुरू कर देता है। अर्थात आदमी के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल भरेगा और वो प्लेजर के चक्कर में इधर उधर रिलेशन डेवलप करेगा, तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो राहु का उपाय क्या होता है? अपने खानदान के सबसे जो है, आज खानदान का नाम नहीं लिया, पिछले में भी खानदान ही आएगा, ये ध्यान रखना। अपने खानदान के बंदे गिन लेना और नारियल जो होता है, पानी वाला नारियल, वो जल प्रवाह करें। ये जो जल प्रवाह करना है शनिवार के दिन करें और जब सूरज छिप रहा उस समय करें। जैसे किसी खानदान में 20 आदमी गिने तो 20 नारियल जल प्रवाह होंगे। अगर इसका असर कम है, सिर्फ बना हुआ है, तो साल में 1 बार करें। अगर असर ज्यादा है, अब असर ज्यादा कैसे महसूस करोगे? जैसा मैंने बताया, पति पत्नी अलग रह रहे, तलाक भी नहीं है पर मिलन भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहता है, विवाद ज्यादा रहता है, तो महीने की महीने भी कर सकते हैं। समस्या और ज्यादा बढ़ गई है तो हफ्ते के हफ्ते भी कर सकते हैं, प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। काउंटिंग जो जिंदा है, हाँ जी बिल्कुल, जो जिंदा है उन्हीं की काउंटिंग करनी है। सारे एक साथ ही कर रहे हैं सर? क्या चाहती हूँ इसमें कि यदि हाँ। बाई चांस मान लो लड़की में ये है तो वो अपने पीहर के काउंट करेगी कि ससुराल के काउंट करेगी? ने पहले भी बताया था लता जी, वो फिर ससुराल वालों के जिम्मे आ जाती है। ठीक है, ठीक। सॉरी सर, हाँ सॉरी। जैसे 20 है तो सर एक साथ ही कर देने हैं क्या, सारे एक साथ जल प्रवाह करने? हाँ जी, एक साथ ही करने होंगे। गुरुजी गलती माफ, शुक्र 12वें में उसका भी होगा। मैंने तो खुद कहा है संजीव, आप कहाँ थे आज? मैं ना 12वें में तो बिजी मैंने था। बहुत बड़ी कहानी सुनाई है। एक सेकंड गुरुजी, अगर राहु ही वो बैठा हुआ 12वें में तो बैठा रहे, वो और ज्यादा खराब करेगा।
और ज्यादा खराब करेगा।